गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको बीएड में आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है हिंदी, तो वो करवा रही हूँ। उसमें मैं आपकी चल रही है शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियों में मैंने आपको पहले करवा दी थी परियोजना विधि करवाई, फिर पर्यवेक्षित करवाई। उसके बाद मैंने आपको क्षेत्रीय भ्रमण करवाया था। क्षेत्रीय भ्रमण के बाद मैंने आज आपको जो करवा रही हूँ वो है सामुदायिक साधन। कौन सा है? सामुदायिक साधन। तो सबसे पहले आपने जो थी वो थी पहले तो परियोजना विधि थी, फिर अभिक्रमण निर्देशन विधि आ गई, फिर आपका आ गया क्षेत्रीय भ्रमण। क्षेत्रीय भ्रमण के बाद आज जो है वो है आपके सामुदायिक साधन। कौन सी विधि है? सामुदायिक साधन। तो इसमें सामुदायिक साधन जैसे कि यदि शिक्षक, कौन? टीचर, शिक्षक द्वारा जो है, यदि शिक्षक द्वारा बालकों को भावी जीवन यानी कि बच्चों के आने वाले, छात्रों के आने वाले जीवन के लिए तैयार करना है, भावी जीवन के लिए तैयार करना है शिक्षक को, यदि या शिक्षा कोष में जीवन का रूप जो है कि या तो शिक्षा कोष में जीवन का रूप ग्रहण करना है, तो आवश्यक है कि बालकों को सजीव अनुभव यानी कि जो सामने चीज उपस्थित हो, सजीव अनुभवों के रूप में शिक्षा दी जाए। बालक अपने समय को अधिकांश भाग है, यानी कि जो बालक अपने जीवन का जो अधिकांश समय है वह स्कूल में नहीं बल्कि समाज के लिए बिताते हैं। तो अतः बालकों को सामुदायिक साधनों के माध्यम से समाज को सजीव अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए, यानी कि जो समाज के सजीव रूप है वो बच्चे को प्रदान किए जाने चाहिए। स्कूल तथा समाज दोनों यहाँ भिन्न तथा स्वतंत्र हैं। जो ये समाज और जो हमारा विद्यालय है, समाज और विद्यालय दोनों है भिन्न तथा स्वतंत्र संस्थाएं में होकर एक दूसरे से क्या है? अभिन्न है। और एकीकरण तभी हो सकता है इन दोनों चीजों में, किसमें? समाज और ये हमारे विद्यालय हैं, और इन दोनों में समन्वय तभी हो सकता है, एकीकरण तभी हो सकता है जब स्कूल जो है सामाजिक जीवन में प्रत्यक्ष रूप से, जो सामाजिक जीवन है उसमें कौन? स्कूल है जो सामाजिक जीवन में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले तथा समाज की जो मुख्य समस्याओं के समाधान में अपना, जो समाज की प्रमुख समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दे। कौन? विद्यालय। तो ये हो गया सामुदायिक साधन। और इसमें जो सामुदायिक साधन है, इन सामुदायिक साधनों का महत्व सबसे पहले इसमें आ जाता है महत्व। पहले मैंने इसका बताया था अर्थ, 1 नंबर था समुदाय का अर्थ, 2 नंबर इसमें आ गया महत्व। तो इसका क्या महत्व है? इसका सामुदायिक साधन का समाज में ग्रहण किए गए, यानी कि जो जिस समाज में हम रह रहे हैं, समाज से ग्रहण किए गए अनुभवों से बालक को क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि जो छात्र होते हैं वो समाज से ग्रहण किए गए, जो उन्होंने अनुभव समाज में रहकर ग्रहण किए, उन अनुभवों से बालक जो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे वे बुद्धिमान नागरिक बन जाते हैं। जो ये समाज में रहकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान के माध्यम से वो बुद्धिमान नागरिक बन जाते हैं। और स्थानीय समुदाय जहाँ तक एक और अर्जित क्या है, जो हमारा समुदाय है, स्थानीय समुदाय जहाँ एक और अतीत से जुड़ा होता है, यानी कि हमारे प्राचीन अतीत से जुड़ा होता है, वहीं दूसरी और उसका संबंध क्या होता है? अगली विषयों में भी पाया जाता है। और साथ ही जो स्थानीय समुदाय का विशिष्ट महत्व एवं उपयोग होता है, ऐसा अध्यापक जो समाज या समुदाय की कोई और ध्यान नहीं देता, यानी कि कोई भी अध्यापक है जो समाज की और कोई भी ध्यान नहीं देता जिसमें स्कूल स्थित है। अगर जिस समाज में स्कूल स्थित है उस स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक अगर समाज की और कोई ध्यान नहीं देते, तब जब स्कूल सामाजिक जीवन से प्रत्यक्ष रूप से उसमें भाग नहीं लेता तथा समाज की जो मुख्य समस्याएं हैं समाधान में उनका योगदान नहीं करता, तो उसको जो सामुदायिक ज्ञान नहीं प्राप्त होता। तो इसलिए जो हमारा विद्यालय है और जो समाज है दोनों में ही
समन्वय होना आवश्यक है। और इसी समाज में रहकर अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो भावी नागरिक बन सकते हैं। उसके बाद ये तो गया इसका महत्व, और जो इसमें जो ये परिभाषा दी है कौन से हैं, MP मुफा परिभाषा किसने दी है, MP मुफा ने परिभाषा दी है। उनका मानना है MP मुफात ने कहा है कि आधुनिक समुदाय यानी कि जो वर्तमान समुदाय है, समाज है, अपने उपलब्ध जो उसके पास उपलब्ध साधनों के भंडार के फलस्वरूप सीखने के लिए एक प्रयोगशाला का रूप ग्रहण कर लेता है। यानी कि जो हमारे समाज में उपलब्ध साधन है, अगर उसमें रहकर सीखते हैं तो वो जो हमारा समुदाय है वो एक प्रयोगशाला का रूप धारण कर लेता है। समुदाय का जीवन तथा उसकी क्रियाएं यानी कि जो हमारे समाज का जीवन है और उसकी क्रियाओं के प्रत्यक्ष अध्ययन तथा निरीक्षण से प्राप्त ज्ञान आज के जटिल समाज में रहने वाले नवयुवकों की शिक्षा के लिए आवश्यक है। यानी कि जो आज का टाइम है, जटिल समय है, उस समय में बालक को समाज से शिक्षा ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है। और इस प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान कक्षा जो उसका व्यवहारिक ज्ञान है कक्ष में सीखे हुए ज्ञान का क्या है, पूरक है। यानी कि अगर समाज जो वो कक्षा में सीखता है उस सीखे हुए ज्ञान से जो समाज में रहकर सीखा हुआ ज्ञान है कक्षा से सीखे हुए ज्ञान से क्या है, पूरक है, यानी कि अलग है। और पाठ्यक्रम जो है समुदायों की समस्याओं से संबंधित होना चाहिए। यानी कि जो ये पाठ्यक्रम है वो समाज की समस्याओं से संबंधित होना चाहिए। छात्र इसके माध्यम से उन लोगों के व्यवसायों, व्यापारों तथा उद्योगों के बारे में सीखता है जो कि समुदाय और समाज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कि वह छात्र इसके माध्यम से समाज के उन लोगों के व्यवसाय उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है जो कि उस समुदाय में रहते हैं, और उसको अपने जीवन छात्र को उसको व्यक्तियों के से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करने का अवसर प्राप्त होता है। किसको, छात्र को। नवयुवक अपने समुदाय से जिन अनुभवों को प्राप्त करता है, छात्र अगर समाज में रहकर जिन अनुभवों को प्राप्त करता है वह उसकी क्षमता में वृद्धि करते हुए इससे तत्कालीन युग में अपने जीवन का जो व्यापक दृष्टिकोण है देखने का, उसको अपने जीवन का जो व्यापक दृष्टिकोण है उसको देखने का उसमें अवसर मिलता है। तो ये किसने कहा है, ये MP मुफात ने कहा है कि अगर बच्चा जितने भी हमारे समाज में सामुदायिक साधन हैं, उन सामुदायिक साधन जैसे उद्योग धंधे व्यवसाय हो गए, इन सब चीजों को अगर बालक उस चीजों को देखकर उन कामों को सीखता है तो वो अपने व्यापक जीवन, भावी जीवन में आने वाले जो देखने दृष्टिकोण है उनको अवसर देता है। उसके बाद महत्व के बाद इनके जो ये आधार है, जो ये सामुदायिक साधन है, उन साधनों के महत्व को देखते हुए उनके कुछ आधार है। अब कौन कौन से आधार है? समुदाय क्या है? ज्ञान का अक्षय भंडार है। क्या क्या आधार है? पहला आधार है कि जो ये हमारा समुदाय है, समुदाय ज्ञान का क्या है? अक्षय भंडार है। और समुदाय में देवालय, मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि के साथ पूर्वजों के धार्मिक प्रयास भी सम्मिलित होते हैं किसमें? समुदायों में। उसके बाद आध्यात्मिकता का चिंतन व ज्ञान प्राप्ति होती है किससे? सामुदायिक साधनों से, यानी कि जो हमारे समुदाय, हमारे समाज उपलब्ध हैं। आध्यात्मिकता का चिंतन व ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद अतीत व भविष्य, यानी कि जो हमारा अतीत है और जो हमारा आने वाला टाइम है तक शिक्षण कराया जा सकता है हमारे समुदायों में। और जो हमारे समुदाय अध्यापक, छात्र, विद्यालय एवं शिक्षण संपूर्ण सामग्री प्रदान करता है। जो ये हमारा समुदाय है, समुदाय अध्यापक, छात्र, विद्यालय को शिक्षण की जो संपूर्ण सामग्री प्रदान करता है। अब जो ये हमारे सामुदायिक साधन है इनका वर्गीकरण, जो हमारे ये सामुदायिक साधन है इनका वर्गीकरण किस तरीके से
इसमें है जो वर्गीकरण पहला किया जाता है सामाजिक साधन। सामाजिक साधनों में क्या क्या आ जाता है? रीति रिवाज हो गए, परंपराएं होगी, संस्कृति और सभ्यता। कौन कौन सी चीजें? रीति रिवाज, संस्कृति, सभ्यताएं आदि, संस्कृति सभ्यता आदि चीजें आ जाती हैं सामुदायिक साधन में। जो इनका वर्गीकरण है, वर्गीकरण में पहला है सामाजिक साधन, दूसरा इसमें आ जाता है सामाजिक साधन के बाद सामाजिक स्तर, 2 नंबर है सामाजिक स्थल। सामाजिक स्थल, तो सामाजिक स्थल में देखो कौन कौन आता है? सामाजिक स्थल में हो गया विद्यालय, पुस्तकालय, विश्वविद्यालय, डाकतार विभाग, उद्यान, चलचित्र गृह, आरोग्य सदन, अजायब घर और जंतुशाला। ये सारे क्या आगे इसके स्थल, समुदाय के स्थल आगे, यानी कि जो हमारे जंतुशाला है, यानी कि जो हमारे चिड़ियाघर वगैरह है, वहाँ पे हम पक्षियों के बारे में जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। और जो हमारे चलचित्र वगैरह है, वहाँ से उनके बारे में जानकारी, जो आरोग्य साधन है वहाँ पे रह के उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है भौगोलिक स्थल। कौन से आगे? भौगोलिक स्थल, भौगोलिक स्थल, भौगोलिक स्थल। भौगोलिक स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी तो कहाँ से जाके कर सकते हैं? भौगोलिक स्थल में भौगोलिक स्थल में जैसे आगे हो गए पर्वत, नदियां, पहाड़ और वन, रेलवे स्टेशन, हाईवे स्थल, बंदरगाह, समुद्र, संचार, परिवहन केंद्र, खनिज स्थल आदि। तो यहाँ पे रहकर हम इन सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है सांस्कृतिक स्थल, 3 नंबर आ गया, 4 नंबर है सांस्कृतिक स्थल। सांस्कृतिक स्थल, तो सांस्कृतिक स्थल पर रहकर किन किन चीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? कौन कौन से हमारे सांस्कृतिक स्थल है? सांस्कृतिक स्थल में देखो कला केंद्र हो गया, आकाशवाणी, दूरदर्शन, संग्रहालय, मंदिर, मस्जिद आदि। फिर है ऐतिहासिक स्थल, 5वां है ऐतिहासिक स्थल। ऐतिहासिक स्थल में देखो, ऐतिहासिक स्थल में कौन कौन आता है? ऐतिहासिक स्थल में आ जाता है आपका धार्मिक स्थल, मंदिर, किले, चर्च और खंडहर, प्रसिद्ध गुफाएं आदि ऐतिहासिक स्थल। उसके बाद है आर्थिक साधन, 6ठा है इसमें आर्थिक साधन, 6ठा है आर्थिक साधन। तो आर्थिक साधन में देखो क्या क्या आता है? इसमें आ जाता है डाकखाना, बाजार, मंडी, बैंक, बीमा, उत्पादन केंद्र, डेयरियां, वितरण आदि व्यापारिक केंद्र आ जाते हैं आर्थिक साधन में। और 7वां लास्ट है प्रशासकीय स्थल, 7वां है इसमें प्रशासकीय स्थल। 7वां है प्रशासकीय स्थल में देखो कौन कौन आता है? प्रशासकीय स्थल में आते हैं ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड, आरक्षित केंद्र, विधान सभा, न्यायालय, संसद भवन आदि। तो ये हमारे जो सामुदायिक साधन है उनका वर्गीकरण कहाँ पे किया गया है? सामाजिक साधन जैसे हमारे रीति रिवाज, परंपराएं वगैरह होगी। उसके बाद हमारे सामाजिक स्थल जैसे हो गए, सामाजिक स्थल में अपने आ जाते हैं विद्यालय, पुस्तकालय, विश्वविद्यालय, डाकतार विभाग आदि। फिर भौगोलिक स्थल में आ जाता है आपका पर्वत, नदियां, रेलवे स्टेशन, ये सारे आ जाते हैं, हाईवे, बंदरगाह। उसके बाद है सांस्कृतिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल में आपका आ जाता है कला केंद्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक स्थल में आ जाता है धार्मिक स्थल हो गए, मंदिर, किले, चर्च, गुफाएं आदि आ जाते हैं। फिर आर्थिक साधन, आर्थिक साधन में आपका आ जाता है डाकखाना, बाजार, मंडी वगैरह, बीमा, उत्पादन, बैंक आदि आ जाते हैं। और फिर प्रशासकीय स्थल में आपका नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड और इसके आरक्षित केंद्र, संसद भवन आदि, विधानसभा आदि इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद है साधनों का उपयोग, जो ये हमारे सामुदायिक साधन है इनका उपयोग, सामुदायिक साधनों का उपयोग, सामुदायिक साधनों का उपयोग। तो इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? एक तो है समुदाय है छात्रों के निकट, समुदायों को छात्रों के निकट लाना। पहला उपयोग है जो समुदाय है, समुदाय को
समुदाय है उसको छात्रों के निकट लाना, और जो विद्यालय को अब है विद्यालय को समुदाय के निकट लाना। पहले में तो है कि जो हमारा समुदाय है समुदाय को छात्रों के निकट लाना, और जो दूसरा है विद्यालय को समुदाय के पास लाना है। तो इसमें देखो पहला आता है समुदाय को छात्रों के पास लाना है, तो कैसे ला सकते हैं? समुदायों जो हमारे समुदायों को छात्रों के निकट लाने के लिए जो हमारी प्रौढ़ शिक्षा व्यवस्था करना, और 2 नंबर इसमें आ जाता है कि जो हमारे विशिष्ट व्यक्ति हैं उनको आमंत्रित करके कि जो हमारे ये समुदाय हैं उन समुदायों को छात्रों के पास लाना है। पहला तो इसमें आ जाता है कि जो हमारी प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना। 2 नंबर इसमें आ जाता है कि जो विशिष्ट लोग हैं उनको आमंत्रित कर उनके धार्मिक, सामाजिक और व्यावसायिक विषयों पर भाषण करवाना। तीसरा इसमें जो अभिभावक शिक्षक संघ के माध्यम से शिक्षक एवं अभिभावक यानी कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों के आपसी मामलों पर विचार विमर्श कर लेते हैं। उसके बाद चौथा इसमें है कि जो ये विद्यालय में अनेक प्रकार के उत्सवों का आयोजन करके समाज एवं छात्र के समुदायों को निकट लाया जा सकता है। इसके अंतर्गत जैसे आपका हो जाता है एनुअल फंक्शन वगैरह हो जाते हैं, शैक्षिक उत्सव हो गया या राष्ट्रीय जो उत्सव हो या धार्मिक उत्सव वगैरह, स्वतंत्रता या 26 जनवरी ऐसा प्रोग्राम हो गया। उसके बाद है विद्यालयों में मेलों का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें कि विभिन्न संस्कारों संस्कृतियों को एक रूप में देखा जा सके। उसके बाद विद्यालय में प्रदर्शनी, नाट्य, कला समारोह आदि का आयोजन करना चाहिए, और विद्यालय में विभिन्न विषयों पर विचार गोष्ठियों का आयोजन करके समाज के लोगों में भी विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। और साथ ही विद्यालय में रेड क्रॉस, स्काउट गाइड कार्यक्रमों का आयोजन सामूहिक रूप में किया जाए। और आगे लास्ट है कि वर्तमान शिक्षण क्रम में जो हमारी नैतिकता पर विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, और जो ये नैतिकता के विकास में धार्मिक आयोजन, भावनात्मक एकता संबंधी कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाना चाहिए कि हमें समुदाय को छात्रों के निकट लाने के लिए इन सब कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। अब जो विद्यालय है विद्यालय को उसके पास ले जाना, किसके? समुदाय के पास ले जाना। तो इसके लिए हमें करना सबसे पहला क्या करना चाहिए? इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि सहायता कार्य। सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है सहायता कार्य। पहला पॉइंट है इसमें सहायता कार्य। तो सहायता कार्य कैसे हो गया कि जो अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी जैसे बाढ़, बीमारी वगैरह में हो जाती, भूकंप आदि के समय समाज के दीन दुखियों लोगों की सहायता करें और अपने जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों वहां से जाके प्राप्त करें। कार्य सहायता यानी कि अगर कोई विपत्ति आ जाती है किसी प्रकार की तो शिक्षकों के नेतृत्व में रहकर बच्चे ये कार्य करें। उसके बाद है सामुदायिक सर्वेक्षण। 2 नंबर इसमें आ जाता है सामुदायिक। 2 पॉइंट इसमें आ जाता है सामुदायिक सर्वेक्षण। सामुदायिक सर्वेक्षण में देखो कि जो ये हमारे सामुदायिक हैं उनका सर्वेक्षण करना, जैसे समय समय पर समाज के लोकगीत, नृत्य, परंपराएं, इतिहास तथा वर्तमान, सफाई, आवास, रोजगार संबंधी समस्याओं का सर्वेक्षण करके विद्यार्थी अनेक अनुभव से सीखते हैं। और 3 नंबर आ जाता है समाज सेवा। 3 नंबर इसमें आ जाता है समाज सेवा। तो समाज सेवा में देखो, समाज सेवा में वृक्षारोपण करके मरीजों की देखभाल, पीने के पानी की व्यवस्था, सार्वजनिक स्थलों की सफाई, पत्र का माध्यम से मनोरंजन करना आदि समाज सेवा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है भ्रमण एवं पर्यटन। चौथा है भ्रमण एवं पर्यटन यानी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना। तो जो बच्चों को भ्रमण पर्यटन समाज के लिए खिलाया जा सकता है, जैसे देहाती क्षेत्र, पेड़ पौधे, जानवर, उद्योग, सिंचाई साधन, फैक्ट्री, बैंक, रेलवे स्टेशन आदि, ऐतिहासिक जो वन स्थल, खान, हवाई अड्डे आदि अनेक स्थानों पर बच्चों को भ्रमण करके अपने वातावरण से संबंधित प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब जो ये हमारे सामुदायिक साधनों का उपयोग है, इसके लाभ कि इसके क्या क्या लाभ है, लाभों के बारे में बताती हूँ। लाभ, अब इसके लाभ सामुदायिक जो हमारा सामुदायिक साधन है उनके क्या क्या लाभ है। पहला है शिक्षा प्रदान करने
करने का स्वाभाविक, कौन सा स्वाभाविक ढंग, कौन सा है स्वाभाविक ढंग, शिक्षा प्रदान करने का, बच्चों को शिक्षा देने का स्वाभाविक ढंग। तो समुदाय के माध्यम से जो महत्वपूर्ण स्वाभाविक ढंग से शिक्षा प्रदान की जा सकती है, इस सर्वेक्षण से ज्ञात और अज्ञात की ओर, इसमें बच्चे को ज्ञात से जिसकी जानकारी नहीं होती, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाता है, निकट से दूर की ओर इन सूक्ष्म सूत्रों की पालना की जाती है। दूसरा है इसमें नवीन रुचियों का प्रोत्साहन, 2 नंबर है इसमें नवीन रुचियों का प्रोत्साहन, नवीन रुचियों का प्रोत्साहन, यानी कि जो ये समय समय पर स्कूलों में विशिष्ट व्यक्तियों के भाषण, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो नवीन रुचियों को प्रोत्साहन, समुदाय में अनेक प्रकार बालकों को नवीन रुचियों को विकसित करने में अनेक अवसर प्राप्त देने चाहिए, जैसे कि भाषण देना, कविता और संकलित करना, रचना करना आदि ऐसे कार्यक्रम बच्चों से करवाए जाने चाहिए। उसके बाद है नवीन सूचनाओं की प्राप्ति, 3 नंबर है नवीन सूचनाओं की प्राप्ति, जैसे कि हमारे समय पर स्कूलों में विशिष्ट व्यक्तियों को भाषण, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, वार्ता, नाट्य प्रदर्शन आदि का सम्मेलन किया जाना चाहिए। फिर है समुदाय का व्यवहारिक ज्ञान, चौथा है समुदाय का व्यवहारिक ज्ञान, समुदाय का व्यवहारिक ज्ञान। तो इसमें देखो समुदाय के व्यवहारिक ज्ञान में समुदाय साधन द्वारा बच्चों को केवल पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान नहीं मिलता, उन्हें जीवन से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है, किसके माध्यम से, सामुदायिक साधनों के माध्यम से। उसके बाद आदर्शों का निर्माण, 5 में इसमें आ जाता है आदर्शों का निर्माण, 5 में इसमें आ जाता है आदर्शों का निर्माण। आदर्शों का निर्माण जैसे कि सामुदायिक साधनों द्वारा छात्रों को आदर्शों का निर्माण किया जाता है, जैसे अनुशासन में रहना, सत्य बोलना, चोरी न करना, गरीबों की सेवा करना आदि। उसके बाद करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, छठा है इसमें करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। जो ज्ञान सामुदायिक साधनों के भ्रमण के द्वारा प्राप्त किया जाता है आते हैं, उन्हें अपने जीवन में स्वयं करने का प्रयत्न करते हैं। जो कार्य बच्चे स्वयं करके सीखते हैं वह अधिक स्थायी होते हैं और बच्चों के स्वभाव से क्रियाशील होते हैं। इस प्रकार सामुदायिक साधनों के अनेक लाभ हैं। तो आज मैंने जो टॉपिक करवाया था वो आपको करवाया था सामुदायिक साधन की, सामुदायिक साधन क्या है। सामुदायिक साधन से, अगर सामुदायिक साधन के माध्यम से अगर बच्चे को शिक्षा दी जाती है तो वो उसके भावी जीवन में काम आने वाली शिक्षा होती है। तो इसका महत्व क्या है, अगर समुदाय में रहकर बच्चा सामुदायिक माध्यम से अगर शिक्षा ग्रहण करता है तो वो एक बुद्धिमान नागरिक बनता है। उसके बाद इसमें मैंने इसके बताया था, इसका सामुदायिक साधनों का महत्व बताया था कि सामुदायिक ज्ञान का क्या है, अक्षय भंडार है। समुदाय है जो देवालय, मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि में धार्मिक समूह प्रयास समिति है। उसके बाद आध्यात्मिकता पर चिंतन किया जाता है और अतीत से भविष्य तक ले जाने में शिक्षण कराया जाता है। फिर है समुदाय अध्यापक, छात्र और विद्यालय शिक्षण संपूर्ण सामग्री प्रदान करता है। फिर इसका वर्गीकरण बताया था। वर्गीकरण में मैंने सामाजिक साधन, सामाजिक स्थल, भौगोलिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, आर्थिक साधन और उसके बाद प्रशासनिक साधन। उसके बाद मैंने इसका उपयोग बताया था। समुदायों को क्या है, समुदायों को छात्रों के निकट लाना और विद्यालय को समुदाय के निकट लाना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सहायता कार्य करनी चाहिए, समुदाय सर्वेक्षण करना चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए और भ्रमण और पर्यटन आदि। और उसके बाद लाभ में मैंने कहा शिक्षा प्रदान करने में ये क्या है, स्वाभाविक है। क्या है ये, शिक्षा प्रदान करने में स्वाभाविक है। कौन, हमारा समुदाय। उसके बाद है इसमें शिक्षा प्रदान करने में सहायता कर रहे हैं सामुदायिक सर्वेक्षण, उसके बाद समाज सेवा, भ्रमण, पर्यटन आदि। उसके बाद इसके साधनों के लाभ शिक्षा प्रदान, स्वाभाविक, नवीन रुचियों का प्रोत्साहन, नवीन सूचनाओं की प्राप्ति, समुदाय का व्यवहारिक ज्ञान और आदर्शों का निर्माण और करके सीखने
के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसके साथ ही जो हमारा सामुदायिक शिक्षण विधि है, सामुदायिक साधन शिक्षण विधि आपकी यही खत्म होती है। तो कल मैं आपको नई शिक्षण विधि कराऊंगी। तो आज की क्लास आपकी यही खत्म होती है। धन्यवाद।